हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एनसीईआरटी की जो ये सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे क्लास 6 हमारे अतीत के चैप्टर 2 का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले हम चैप्टर 1 के बारे में बात कर चुके हैं, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ से उसके नोट्स भी बना सकते हैं। चैप्टर 1 आप देख के और कुछ चैप्टर के एमसीक्यू भी डाला गया है जो प्रैक्टिस सेट है। तो आप चैप्टर 1 का नोट्स देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, फिर चैप्टर 2 का वीडियो देखिए। वैसे आप इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, इसके पहले जो पहला चैप्टर था उसमें हमने बताया था कि आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। ओके, और खाद्य का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, खाना। और संग्रह मतलब हमने बताया था एकत्र करना। तो इस चैप्टर के नाम से ही हमें ये समझ आ रहा है कि आखेट खाद्य संग्रह मतलब कि भोजन एकत्र करने के लिए शिकार, या फिर ये भी कह सकते हैं कि शिकार क्यों करते थे, तो भोजन एकत्र करने के लिए। ठीक है, तो आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक मतलब तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले उपमहाद्वीप पर रहने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते थे? आखेट खाद्य संग्रह। मतलब आरंभिक मानव यही थे जो 20 लाख साल पहले उपमहाद्वीप पे रहते थे, और इन्हें ही हम आज खाद्य संग्राहक, आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। ये क्या होता था कि जैसे कि भोजन मतलब खाद्य का मतलब बता दिए कि खाद्य का मतलब हो गया भोजन, और संग्राहक मतलब एकत्र करना। तो ये भोजन एकत्र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, और ये मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। और इनका मतलब क्या क्या उद्देश्य रहता था, किस किस कारण की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, तो किस किस कारणों से ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते थे। तो इसका पहला कारण है भोजन तलाश कैसे कि देखिए, अगर वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक जब रह जाते थे तो जितने उनके आसपास के पौधे थे, फल फूल थे, जानवर थे, उसको खाकर समाप्त कर देते थे। तो फिर भोजन की तलाशने के लिए ये दूसरी जगह जाते थे। तो इस प्रकार ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे या फिर यात्रा करते थे। ठीक है, पहला कारण हो गया भोजन की तलाश में। अब दूसरा कारण क्या है कि जानवरों का शिकार करने के लिए। जानवरों का शिकार, इसका संबंध ये है कि जब ये जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मतलब कि जैसे जो जानवर वहाँ रहते थे तो अपना मतलब चारा ढूंढते ढूंढते वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो इन जानवरों का शिकार करने के लिए उस टाइम के लोग इनके पीछे पीछे चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये मतलब जानवर जाते थे अपने चारा की तलाश में और लोग जाते थे अपने चारा की तलाश में। ओके, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तीसरा जो कारण है कि मौसमानुसार अन्य इलाकों में जाते थे। अब मौसम के अनुसार कैसे अन्य इलाकों में जाते थे, तो देखिए समझिएगा बात को ध्यान से। तो जो पेड़ और पौधों में फल फूल होते थे वो अलग अलग मौसम में आते थे। मतलब अलग अलग मौसम में फल फूल आते थे, तो मौसम के अनुसार ये अलग अलग इलाकों में घूमते रहते थे। अब कहीं और जगह जाएंगे तो वहाँ का मौसम कुछ और रहता था, तो वहाँ अलग फल फूल आए रहते थे, तो ये दूसरे इलाके में जाते थे। ठीक है, ये तीसरा कारण हो गया। अब चौथा हमारा जो कारण है वो क्या है कि पानी की तलाश में। मतलब कि पानी की तलाश में भी ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कैसे कि क्योंकि देखिए, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है। ओके, नहीं होता। और पानी झीलें, झरना तथा नदियों में ही तो मिलता है। और अगर नदियों और झीलों का पानी कभी सूखता नहीं लेकिन फिर भी कुछ नदियों और झीलों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाते। इसलिए ये झील और नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। देखिए, इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे कि जो नदी और झील होती थी, तो कुछ नदी और झील कैसे भरती थी, जो बारिश के बाद ही मिल पाता था। तो ऐसी नदियाँ और झीलों के किनारे बसे लोग, मतलब जो सूखी नदी थी, जो सूखी नदियाँ और झीलें होती थी, तो सूखे मौसम में इनको पानी नहीं मिल पाता था, तो ये दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ पे मतलब पानी जहाँ का कभी नहीं सूखता था। तो ये वहाँ से जाके पानी लाते थे। तो पानी की तलाश में भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो आरंभिक मानव क्या करते थे, इसका एक बार रिविजन कर लीजिए। आरंभिक मानव आज से 20 लाख साल पहले जो उपमहाद्वीप पर रहने वाले लोग थे, उन्हें
आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये खाद्य से संबंधित मतलब खाना से संबंधित शिकार करते थे और ये एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। पहला कारण ये है कि भोजन की तलाश में, दूसरा जानवरों का शिकार करने के लिए, तीसरा मौसम अनुसार अन्य इलाकों में जाते थे, चौथा पानी की तलाश में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, जो आरंभिक मानव के बारे में जो हम इतनी जानकारी प्राप्त करते थे, वो जानकारी हमें मिली कैसे, इसके बारे में हम देखेंगे कि वो जानकारी हमें कैसे मिली। तो वो जानकारी देखिए, जो पुरातात्विदों थे, अब देखिए पुरातात्विद, इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं कि पुरातात्विद किसे कहते हैं। ठीक है, जो पुरातात्विद थे उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, मतलब ऐसी ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण वो और उपयोग किस काम के लिए होता था और जिसका वो लोग निर्माण और उपयोग करते थे। जैसे कि पत्थरों के जो औजार मिले, लकड़ियों के औजार, हड्डियों मिले और ये सब चीज़ों के औजार मिले उन लोगों को। ठीक है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनका उपयोग किस लिए किया जाता होगा। तो फल फूल काटने, हड्डियाँ एवं मांस काटने, पेड़ की छाल छीलने में, जानवर की खाल उधेड़ने में, इन सभी के लिए इस औजार का प्रयोग किया जाता था। और जब लकड़ियाँ काटते थे तो ईंधन, झोपड़ियाँ और मतलब ईंधन और झोपड़ियाँ और औजार भी बनाते थे लकड़ियाँ काट के। ठीक है, ये मतलब लकड़ियाँ काटने से ये तीनों काम होता था। तो इनके बारे में तभी ऐसे जानकारी मिली कि ये लोग ये कार्य करते थे। ठीक है, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। तो पुरातात्विदों द्वारा कुछ वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग किया जाता है और उस वस्तु में क्या क्या था। तो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार मिले हैं जिनका उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ एवं मांस काटने, पेड़ की छाल छीलने, जानवर की खाल उधेड़ने इत्यादि में काम मतलब प्रयोग किया गया है। और लकड़ियाँ काटने के लिए भी प्रयोग किया गया है और लकड़ियाँ काट के ये ईंधन, झोपड़ियाँ और औजार भी बनाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जानकारी मिली। नेक्स्ट टॉपिक है कि रहने की जगह, ये लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली और कहाँ से मिली। तो देखिए, पुरास्थल मतलब जो पुराने स्थल थे वहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, इनके रहने के प्रमाण मिले। ठीक है, और वो कौन कौन सी जगह हैं? तो भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल गुफाएं, यहाँ से इनके रहने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और कई मतलब नदियाँ और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ओके, और पुरास्थल से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिले हैं, तभी हमें पता लगा है कि इनके रहने का प्रमाण मिला। ठीक है, तो इनके रहने का प्रमाण कैसे मिला है? तो पुरास्थल पर जो औजार, बर्तन और इमारत के अवशेष मिले हैं, इन्हीं के जरिए हमें इन्हें रहने की जगह के बारे में पता चला। और ये कहाँ कहाँ पे है? तो भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं से इनके साक्ष्य मिले हैं। इनके रहने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं ऐसे पूछा जाता है, भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल गुफाएं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि एक मिनट, उसके बाद हम आग की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि आग का मतलब आग का खोज कैसे हुआ, आग के बारे में हमें कैसे पता चला। तो जो कुरनूल गुफा थी, कुरनूल गुफा एक जगह है, आप मैप में देख सकते हैं। कुरनूल गुफा जो जगह थी वहाँ से राख के अवशेष मिले, मतलब राख के अवशेष मिले। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राख तो ऐसे आए नहीं होंगे, आग का इस्तेमाल किए बिना तो राख हुआ नहीं होगा। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते होंगे लोग? तो प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, मतलब जानवरों को दूर, इत्यादि जो खतरनाक जानवर होते थे उनको दूर भगाने के लिए ये लोग आग का इस्तेमाल करते थे। ओके, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि आग की खोज का, आग का पता कहाँ से चला? तो कुरनूल गुफा से। और यहाँ से कैसे पता चला? तो यहाँ से राख के अवशेष मिले थे, इसी के द्वारा हमें अंदाज़ा लगाया कि राख तो ऐसे आए नहीं होंगे बिना आग जलाए। तो यहाँ आग की खोज हुई कुरनूल गुफा से और इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने, जानवरों को दूर करने के इत्यादि को दूर कर मतलब इत्यादि कार्यों को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो अब जो हम मतलब जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब पुरातात्विदों ने नामकरण किया है, उस काल को नामकरण किया है। तो काल का नामकरण कैसे हुआ है? तो आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, आरंभिक काल जो शुरुआती दौर था उसको पूरा पाषाण काल कहा गया है। इसमें पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, इसी से हम लोग पूरा पाषाण काल कहा। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया, आरंभिक पूरा पाषाण युग,
मध्य पूरापाषाण युग और उत्तर पूरापाषाण युग। पूरापाषाण का जो समय काल है वो 20 लाख वर्ष 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ठीक है। और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक पूरापाषाण युग, मध्य पूरापाषाण युग और उत्तर पूरापाषाण युग। ओके, तो और जो मध्य पूरापाषाण युग का समय है वो 12,000 BC से 10,000 BC तक है, मतलब 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले का, ठीक है। और मध्य पूरापाषाण युग के काल में ही मतलब उसी के दौरान ही पर्यावरणीय बदलाव हुए, जिसे मिसोलिथ कहा जाता है, यानी कि मध्य पाषाण युग, ठीक है। जो मध्य पाषाण युग के औजार थे वो बहुत ही छोटे मिलते थे, तो उन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब बहुत छोटे छोटे होते थे, तो इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहा जाता है। नवपाषाण युग का जो कार्य है वो मतलब नवपाषाण युग का जो समय है वो 10,000 वर्ष पहले का है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि बदलती जलवायु, ठीक है। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए और क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगा। जब गर्मी बढ़ने लगा तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी, जानवरों की संख्या बढ़ी, घास का मैदान भी बढ़ने लगा। तो ये लोग जो जानवर होते थे मतलब कि वो जो घास खाकर जिंदा रहते थे उनकी संख्या बढ़ी, क्योंकि जब ये घास खाकर जिंदा रहने लगे तो इनकी भी जनसंख्या बढ़ी जाएगी। और जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। और इसी काल में मछली भी भोजन का मतलब स्रोत बन गया, मछली का भी लोग भोजन करने लगे, ठीक है। 12,000 साल पहले क्या क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण अचानक गर्मी बहुत तेज हुई और घास के मैदान अस्तित्व में आए। फिर जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रहते थे, और मछली भोजन का भी इसी टाइम शुरुआत हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है खेती और पशुपालन। तो देखिए मतलब इस समय काल तक क्या हुआ था कि उपमहाद्वीप में अनाज उगने लगे थे, और अनाज में मतलब जो भिन्न भिन्न इलाका था वहाँ अनाजें उपजाने लगी गई थी, जिसमें गेहूं, जौ और धान मतलब मुख्य रूप से थे, ठीक है। तो जब ये अनाज उपजने लगे तो जो भी मतलब महिला पुरुष बच्चे होते थे वो इन अनाजों का मतलब भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिए, ठीक है। भोजन के लिए इन लोगों ने क्या किया कि अनाज को बटोरना शुरू कर दिया। मतलब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन लोगों ने भोजन को बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ से उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। मतलब कि वो एक जब बटोरना शुरू कर दिए होंगे तो वो सोचे होंगे कि हम सीख ही लेते हैं, तो सीखने की कोशिश किए होंगे और उसके बाद अनाज उपजाना सीख गए होंगे, ठीक है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे कृषक भी बन गए। इसी तरह लोग अपने घर के आसपास घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को पालतू बनाए होंगे, ठीक है। मतलब उनको चारा का लालच देकर जानवर को पालतू बनाए होंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है। धीरे धीरे उसके बाद लोग भेड़, बकरी, सूअर जैसे भी जानवरों को पालने लगे। इस प्रकार वो मतलब कि पशुपालक भी हो गए, कृषक भी हुए और पशुपालक भी हुए। लोगों द्वारा जो पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल होने लगी उसको क्या कहा जाने लगा, बसने की प्रक्रिया। मतलब एक प्रकार से वो बसने लगे कि कैसे उन्हें क्या करना है, पशुपालन करने लगे, कृषि भी करने लगे, तो वो बसने की प्रक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो ये है कि एक नवीन जीवन शैली, मतलब इनको जो नया जीवन शैली मिला वो कैसी थी। तो देखिए जब लोग पौधे उगाने लगे, उनकी देखभाल करने लगे, उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था पौधों की देखभाल करने के लिए। और मतलब बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवर चिड़ियों से देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, बहुत से काम उनके जिम्मेदारी जब आ गए तब कटाई के बाद अनाज का उपयोग कैसे करना, ये सब भी उनको संभाल कर करना पड़ता था। तो इन लोगों ने क्या किया कि अनाज
को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना, मतलब अनाज जो था उसको भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक समझा। मतलब भोजन के रूप में अगर बचा कर रखेंगे तो आगे तक भोजन कर पाएंगे, और बीज के रूप में बचा कर रखेंगे तो अगले वर्ष चाहे आगे के मतलब चल के फिर से वो अनाज उपजा पाएंगे। तो इन लोगों ने सोचा कि आखिर इसका मतलब कैसे हम बचा पाएंगे, तो वो लोग भंडारण का आइडिया आया कि इसका कैसे हम भंडारण करेंगे, मतलब कैसे सेव करेंगे। तो वो लोग भंडारण कैसे किए, तो भंडारण करने के लिए वो लोग क्या किए कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जो कि साक्ष्यों में मिले हैं, ठीक है। टोकरियाँ भी बुनी और ज़मीन में गड्ढा भी खोदा, मतलब ज़मीन में गड्ढा भी किया भंडारण के लिए, मतलब अनाज के भंडारण के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार लोगों ने अनाज का भंडारण किया, ठीक है। अब देखिए पशुपालन का भी भंडारण हुआ है, एक भोजन के रूप में हुआ। कैसे हुआ है कि जानवरों की अगर देखभाल की जाती थी तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता था जो कि भोजन के लिए एक अच्छा स्रोत था, और इन्हीं जानवरों से इन लोगों को मांस में मिलता था। तो मतलब कि ये पशुपालन के लिए भी भंडारण एक तरीका अच्छा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हमें कैसे पता चला, मतलब साक्ष्य इसके कहाँ कहाँ से मिले, ठीक है। देखिए तो जो साक्ष्य मिले उस साक्ष्य में मतलब कि क्या क्या मिला है, तो साक्ष्य में पौधों और पशुओं की हड्डियाँ मिले हैं और जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिले हैं, मतलब कृषि और पशुपालक के बारे में कहाँ से मिले हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। ये है बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिहवा, महगढ़ा, दाओजली हेंडिंग, हल्लूर, पयमपल्ली से इत्यादि से आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में हमें जानकारी मिली है, और इनके साक्ष्य के आधार क्या क्या है, बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिहवा, महगढ़ा, दाओजली हेडिंग, हल्लूर, पयमपल्ली। अब देखिए इसमें आप लोग को क्या करना है कि ये जो जगह है आप मैप में जाइएगा, और इस जगह को जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें मैप में दिया गया है, और ये जगह वर्तमान में अभी कहाँ स्थित है इसको आप स्वयं से लिखिएगा। ये एक प्रकार से होमवर्क है, और इससे आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी और आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिखिएगा कि ये वर्तमान में कहाँ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो जले हुए अनाज के दाने मिले थे उसके बाद उस वैज्ञानिक को मतलब इन अनाजों के दानों को पहचान कर सकते हैं, और तब हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि अस्थाई जीवन की ओर ये कैसे अग्रसर हुए उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो जो पुरातात्विक थे उनको पुरास्थलों से कुछ झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, ठीक है, मतलब झोपड़ी और घरों के निशान मिले, और ये निशान कहाँ से मिले थे, तो बुर्जहोम से मिले थे, जिसमें गड्ढे के नीचे घर था, गड्ढे के नीचे घर के अवशेष मिले जिसे गर्तवास कहा जाता है। ये एकदम याद रखिएगा, गर्तवास कहा जाता था जो गड्ढे के नीचे घर बनते थे, और इनमें उतरने के लिए ये लोग सीढ़ियाँ भी बनाए थे, और सीढ़ियाँ भी होती थी इनमें उतरने के लिए, और ठंड के मौसम में तो उनको सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगहें मिली हैं, ठीक है। इसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे, ठीक है। मौसम के हिसाब से कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर खाना बनाते होंगे, तो घर के बाहर इन लोगों को आग जलाने की जगहें भी मिली हैं। और जो घड़े मिली हैं वो कैसी थी, तो बुर्जहोम मतलब सबसे पहले बुर्जहोम से मिला था, गड्ढे के नीचे घर हुआ करते थे जिसे गर्तवास कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सब जो है ना वो शॉर्ट नोट्स है, इसको आप कॉपी में मतलब लिख लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है, एनसीईआरटी बुक पढ़ पाना अगर संभव नहीं है तो सिर्फ आप इसको भी पढ़ के इम्पॉर्टेंट चीज़ माइंड में सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है नवपाषाण युग, एक टॉपिक है नवपाषाण युग। ओके, तो जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण मिले थे ना, जो औजार मिले थे,
तो इनसे भिन्न, इनसे जो अलग औजार मिले, जो पत्थरों के औजार मिले जो इनसे अलग होते थे, पूरा पाषाण युग इनसे अलग होते थे, उसे नवपाषाण युग का औजार कहा गया। ठीक है, उसे नवपाषाण काल का मतलब समझा गया, कहा गया। और इनके जो औजार होते थे वो क्या थे, नुकीला और पतला थे। और यहाँ से ओखली और मूसल के भी साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण युग से। और फिर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और उस पर अलंकरण भी किया गया था, मतलब अलंकरण भी किया गया था मिट्टी के बर्तनों पे। और उस नवपाषाण युग तक कपास की खेती शुरू हो गई थी, जिससे लोग कपड़े बुनना चालू कर दिए थे, मतलब कपड़े बनाना भी लगे थे, जिससे कपास की खेती आवश्यक पौधे उपजाए जा सकते थे। तो कपास की खेती भी होने लगी, कपड़े भी बुनने लगे। तो नेक्स्ट जो है वो है मेहरगढ़ के बारे में कुछ बातें हैं, ये अंतिम बात है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि मेहरगढ़ कहाँ है। तो वो मेहरगढ़ जो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते के पास जो बोलन दर्रे हैं वहीं पे स्थित एक हरा भरा स्थल है। ठीक है, मेहरगढ़ हरा भरा स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ, भेड़, बकरियाँ इत्यादि उपजाना और पालना आरंभ किया था। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, मेहरगढ़ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ से हमें जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, और इसमें किस किस जानवर की हड्डी मिली है, तो हिरन, सूअर, भेड़, बकरी इत्यादि के। और फिर से जो इनके मेहरगढ़ में जो घर के अवशेष मिले वो कैसे हैं, चौकोर और आयताकार, यहाँ से घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और इनमें 4 से ज़्यादा कमरे होते थे, जिसमें से कुछ तो भंडारण के लिए ही होते थे। ठीक है, मेहरगढ़ से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या मिला है, तो कब्र मिला है। और कब्र कैसा मिला है, तो जो मृतक, जो मतलब मरे हुए लोग थे, उनके साथ बकरी को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि मृतक के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, सबसे देखिए, क्योंकि मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति मतलब सम्मान जताया करते थे, ऐसा माना जाता है था। उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में कुछ सामान रख देते थे। तो इसी प्रकार मृतक के साथ एक बकरी का भी साक्ष्य मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे NCERT चैप्टर 2, हमारे अतीत का चैप्टर 2 का शॉर्ट नोट्स ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझे होंगे, आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।